गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट थर्ड के पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट के और बीए ऑनर्स पार्ट सेकंड के 5वें पेपर के मेरे प्रिय युवा साथियों, हम यूनानी दर्शन के एक आधार स्तंभ प्लेटो की चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये शायद वाकई हम सबका सौभाग्य है कि ग्रीक की फिलॉसफी या यूनानी दर्शन के इस नींव के पत्थरों में से एक पर हम बातचीत कर पा रहे हैं। जिंदगी में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, विचारों को गौर से ज़रूर सुनिएगा, ज़रूर पढ़िएगा। यहाँ पर मैं जॉन स्टुअर्ट मिल का एक कथन आपके सामने दोहराना चाहूँगा। मिल ये कहते हैं, किसी एक व्यक्ति का विचार भले ही वो वैचारिक या मानसिक रूप से कमज़ोर क्यों ना हो, जरूर सुना जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसकी अभिव्यक्ति में कुछ ऐसी बात आपको मिले जो कहीं और ना हो। कई बार ज़िंदगी में भी आप पाएंगे कि विचारों में कुछ भिन्नता होती है, वो गलत नहीं होती। मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आज आपको प्लेटो के दार्शनिक राजाओं के शासन के बारे में कुछ बताने का प्रयास करूंगा। माइकल फोस्टर एक ब्रिटिश विचारक हुए हैं जिन्होंने मास्टर ऑफ पॉलिटिकल थॉट या राजनीतिक चिंतन के आचार्य, इसका हिंदी अनुवाद है ये पुस्तक का, में लिखा है प्लेटो के बारे में कि प्लेटो के संपूर्ण राजनीतिक दर्शन में सर्वाधिक मौलिक धारणा दार्शनिक राजाओं का शासन है। या आगे जाकर वो एक विद्वान ने ये कहा है कि वो शायद दुनिया का पहला और आखिरी शासक है, विचारक है, जिसने ये कहा है कि शासन सबसे ताकतवर व्यक्तियों के हाथों में नहीं, बल्कि सबसे योग्य व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए। और उसकी योग्यता दर्शन द्वारा तय की जाती है, उसके प्रशिक्षण से तय होती है, उसकी शिक्षा से तय होती है, उसकी मूल प्रवृत्तियों से तय होती है। तो हमने 3 सीढ़ियां देखी हैं अब तक दोस्तों: न्याय, शिक्षा और साम्यवाद। अब जो चौथा चरण, उसका अंतिम चरण है, वो है उसका आदर्श राज्य या आइडियल स्टेट। उससे पहले हम देखें कि वो अपने दार्शनिक राजाओं के शासन में कौन कौन से गुणों की अपेक्षा कर रहा है, जिसके लिए उसने अपना पूरा जीवन लगा दिया। मैंने बताया था आपको कि वो 28 बरस का था जब सुकरात को मृत्युदंड दिया गया, और उसके जीवन में इतना ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा कि उसने अपना बाकी का पूरा जीवन, प्लेटो 81 बरस की आयु में शांत हुए हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, पूरा जीवन उसने इस बात पर लगाया कि एक आदर्श राज्य में क्या क्या गुण होने चाहिए। उसके लिए उसने न्याय को ढूंढा, उसके लिए उसने शिक्षा का मार्ग नया खोजा, उसके लिए उसने साम्यवाद के विचार दिए, भारी आलोचना सही अपने ज़माने में भी और आगे भी। और सबसे बड़ी बात, उसकी जो द्वंद्वात्मक पद्धति है, जैसे उसने साम्यवाद की बात की, परिवार का साम्यवाद और संपत्ति का साम्यवाद, हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर। वहाँ पर ये उसने बात अपनी शुरुआती पुस्तकों में की है, लेकिन जब वो आखिरी किताब लिख रहा है अपनी द लॉज, स्टेट्समैन वगैरह, उनमें वो कह रहा है कि नहीं, दार्शनिक राजाओं को एक सीमित संपत्ति रखने का और एक परिवार रखने का अधिकार होना चाहिए। ये द्वंद्वात्मक पद्धति की जीत है कि इसमें आपको अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है और आप उसको बगैर किसी संकोच के बदल सकते हैं, सुधार सकते हैं। अब आज हम बात करते हैं रिपब्लिक में उसने दार्शनिक राजाओं के शासन के जो गुण बताए हैं, हम उसकी बात करेंगे। उसने कुल मिलाकर 4 गुणों की बात की है। मौलिक गुण मानता है सद्गुण, ज्ञान, वर्च्यू इज नॉलेज। ज्ञान ही सद्गुण है, सर्वोच्च।
और उसका जो ज्ञान है, इंद्रियों का नियंत्रण, संपत्ति और परिवार से थोड़ा सा विमुक्त, जिसको आप हिंदी यदि ये पढ़ते हो तो एक शब्द आता है विधेय, यानी दैहिक आकर्षणों से जो मुक्त हो। संपत्ति हुई, परिवार हुई, आकर्षण है। रसूल ने आलोचना भी की है, वो ये मानता है कि ये व्यक्ति को अच्छा करने के लिए प्रेरित भी करते हैं, लेकिन ये आकर्षण कहाँ बढ़ जाता है ये पता नहीं चलता। प्लेटो ने अपनी अंतिम पुस्तकों में, द लॉज में खास तौर से, दार्शनिक राजा वर्ग को, प्रशासक वर्ग को थोड़ा सा संपत्ति का और परिवार रखने का अधिकार दिया है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, जैसे कि वो अपने उत्पादक वर्ग को दे रहा है। ठीक, अब यहाँ पर उसने पहला गुण माना है सद्गुणी होना। जैसे एक चीनी दार्शनिक हैं, नाम आपने जरूर सुना होगा, कन्फ्यूशियस। उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। वो कहते हैं जहाँ राजा सद्गुणी होगा वहाँ कानून की कोई ज़रूरत नहीं होती, और यदि राजा दुर्गुणी है तो वहाँ कानून निरर्थक होते हैं। यही प्लेटो के राज्य में है। उसके राज्य में शासन कानून का नहीं है, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी तर्क शक्ति और अपने सेल्फ कंट्रोल या आत्मनियंत्रण का है। व्यक्ति के पास कर्तव्य हैं, वो उनका निर्वहन कर रहा है, जो सुविधाएं उसको दी जा रही हैं उनका उपयोग कर रहा है, विरोध भी कर रहा है, लेकिन जिन चीज़ों का विरोध करने का अधिकार उसको राज्य दे रहा है। अब यहाँ पर उसने अपने दार्शनिक वर्ग के शासक में 4 गुण माने हैं। पहला, कि संपत्ति का वितरण बहुत ज़्यादा असमान ना हो। देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे जाकर जब हम अगला चैप्टर लेंगे, अरस्तु, उसने बाकायदा क्रांति के कारण दिए हैं, उसमें उसने एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण माना है इस चीज़ को, कि राज्य में संपत्ति का असमान वितरण हिंसक क्रांतियों को जन्म देता है। और आप देखिए कि ईसा से 2200 साल पहले की बात कर रहे हैं हम लोग, और कार्ल मार्क्स तक, और उसके बाद आज तक आय की असमानता क्रांति का मूल कारण होती है। तो प्लेटो का जो दार्शनिक राजा है, उसका पहला कर्तव्य ये है कि वो इस बात का ध्यान रखे कि उसके राज्य में आय के वितरण की असमानता बहुत ज़्यादा ना हो। देखिए, एक बात तो मान के चलिए, एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाले और एक सुनार, दोनों ही कारीगर हैं, दोनों ही उत्पादक वर्ग में आते हैं, लेकिन दोनों की आय में अंतर होगा। इसको आप टाल नहीं सकते। एक कृषक जो खेती करके फसल उपजा रहा है, मान लीजिए वो कपास उगाता है, और एक व्यापारी जो कपड़ा बुनकर कपड़ा बेचता है, इनकी आय में अंतर होगा। लेकिन प्लेटो का मानना ये है कि ये अंतर इतना ज़्यादा ना हो कि दोनों ही वर्गों के प्रति एक दूसरे के मन में विरोध या हिंसक भावनाएं प्रेरित हों। और यदि ऐसा हो रहा है तो राजा के पास ये अधिकार है कि वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन चीज़ों को नियंत्रित करे। अगला बिंदु, राज्य का आकार। प्लेटो ने इस बात पर विशेष बल दिया है कि जहाँ राजा की प्रजा निवास कर रही है वो संख्या में इतनी हो कि उस भूप्रदेश पर जहाँ वो निवास कर रही है आराम से, सहमति से अपना जीवन व्यतीत कर सके। उसके जीवन की सुविधाओं को उपलब्ध कराने की तमाम चीज़ें वहाँ उत्पन्न की जा सकती हों सहूलियत से, बगैर किसी आपसी विरोध के, और जनसंख्या इतनी ज़्यादा भी ना हो कि वहाँ निवास ना कर सके। तो राज्य के आकार और राज्य की आबादी, इस पर ध्यान रखना भी राजा का कर्तव्य है प्लेटो के अनुसार। तीसरा बिंदु है, ये महत्वपूर्ण है। वो कहता है कि शिक्षा व्यवस्था जो है उसके माध्यम से व्यक्ति में अपने कर्तव्यों के प्रति एक ऐसा भाव निर्मित किया जाए कि वो अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से, पूरी दक्षता से और पूरी रुचि से संपन्न करे। कई बार देखिए क्या होता है, कार्य तो है, उससे आपको वेतन मिल रहा है, धन मिल रहा है,
व्यापार कर रहे हैं तो लाभ मिल रहा है, लेकिन आपकी उस पर रुचि नहीं, जबरदस्ती आप कर रहे हैं। इसका फर्क पड़ता है उस कार्य की गुणवत्ता पर। वो जिस काम में आपको रुचि नहीं है ना, उस काम में आपकी गुणवत्ता गिरती हुई होगी, और जिसमें आपकी रुचि है उसको आप बखूबी करेंगे, आगे बढ़ाने की कोशिश भी करेंगे। तो प्लेटो का मानना है ये कि आदर्श राजा का तीसरा कर्तव्य ये है कि वो प्रजा में ऐसे गुण पैदा करे कि वो अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी से, पूरी दक्षता से और पूरी गुणवत्ता से संपन्न करे, बगैर किसी दबाव के। उस पर जो भी प्रभाव है वो अपनी अंतरात्मा का है, उसका जो न्याय है भीतर से उसको प्रेरित कर रहा है अच्छा करने के लिए, ना कि कोई बाहरी दबाव। और अगला बिंदु, शासक को राज्य की शिक्षा व्यवस्था में अनावश्यक परिवर्तन नहीं करना चाहिए। देखिए, कई बार क्या होता है कि शिक्षा व्यवस्था के अंदर शासक अपनी रुचि के अनुसार बदलाव भी करते हैं। आधुनिक युग का सबसे कड़वा एग्जाम्पल उदाहरण मैं आपको देता हूँ। हिटलर, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने कि जर्मनी के शासक तो बन गए, नाजीवाद सत्ता में आ गया, लेकिन आप लोगों ने 3 शब्द सुने हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़े भी हैं, शक्ति, सत्ता और वैधता। आपके पास शक्ति भी है, सत्ता भी आपने प्राप्त कर ली, लेकिन लेजिटिमेसी, वैधता तब प्राप्त हो जनता पर विश्वास कर रही हो। अब विश्वास कायम कैसे किया जाए, इतना आसान नहीं होता। तो जितनी आसानी से आप किसी को डरा धमका सकते हैं, उतनी आसानी से आप उसके मन में अपने लिए विश्वास पैदा नहीं कर सकते। ये बड़ा संकट है जिसको आप कहते हैं वैधता, लेजिटिमेसी। उसने इसमें शिक्षा का सहारा लिया। इतिहास की पुस्तक उठाएंगे, उसने जर्मनी के स्कूल और कॉलेजेस के पूरे सिलेबस बदल दिए, और हालत ये कर दी कि जर्मनी के जितने विश्वविद्यालय और कॉलेजेस और स्कूल थे, वहाँ की सारी पुस्तकों को लाइब्रेरी की बाहर निकाल कर खेल के मैदान में इकट्ठा कर उनमें आग लगवा दी गई, और नया सिलेबस, नया पाठ्यक्रम वहाँ लागू कर दिया गया। इसमें एक ही बात बताई गई थी कि जर्मन जो प्रजाति है दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रजाति है, और हिटलर जो है ये ईश्वर का वरदान है। अब 1 बार, 2 बार, 3 बार जब बच्चे लगातार चीज़ को पढ़ रहे हैं, बच्चे और युवा कॉलेज के अंदर, बच्चे स्कूल्स में, तो वो इस बात को मान में लिया करते थे कि वैसे ही होगा। और अपनी तारीफ सुनना किसको बुरा लगता है जब वो कह रहा है कि जर्मन द बेस्ट। ऐसा पहले भी होता था, लेकिन देखिए प्लेटो एकदम उल्टी बात कह रहा है। वो कह रहा है नहीं, राजा को शिक्षा प्रणाली में बदलाव नहीं करने चाहिए, शिक्षा प्रणाली ईमानदार होनी चाहिए, ताकि जो शासक और जो उत्पादक वर्ग वहाँ से उत्पन्न होकर सामने आए वो भी ईमानदार हो अपने प्रति, शासन के प्रति और राज्य के प्रति। धन्यवाद।